हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक है T4 पॉलीन्यूक्लियोटाइड काइनेज एंजाइम के बारे में। T4 पॉलीन्यूक्लियोटाइड काइनेज जो एंजाइम है, ये सबसे पहले हम ये देखते हैं कि कहाँ पाया जाता है। ये एंजाइम हमें ई कॉलाई सेल्स में पाया जाता है, लेकिन उन्हीं सेल्स में पाया जाता है जो T4 बैक्टीरियोफाज यानी कि ये जो वायरस है T4 बैक्टीरियोफाज उससे इन्फेक्टेड हो। तो अगर T4 बैक्टीरियोफाज ने किसी एक ई कॉलाई सेल को इन्फेक्ट कर रखा है तो उस ई कॉलाई सेल्स में हमें ये एंजाइम पाया जाता है T4 पॉलीन्यूक्लियोटाइड काइनेज। T4 यानी कि T4 बैक्टीरियोफाज वायरस से मिला है जो ई कॉलाई सेल्स को इन्फेक्ट करते हैं। अब देखो, काइनेज का मतलब ही होता है फॉस्फेट ऐड करना, ठीक है। काइनेज वर्ड से आपको समझ में आ जाना पड़ेगा कि ये जो है ये एंजाइम हमारा फॉस्फेट ऐड करेगा। काइनेज का मतलब ही होता है फॉस्फेट ऐड करना। अब क्या है, ये एंजाइम जो है ये हमारा एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड में 5' एंड की तरफ एक फॉस्फेट ग्रुप को ऐड कर देगा, ठीक है। तो अब इसके पास तो ऑलरेडी फॉस्फेट है नहीं, ऐसा तो नहीं है कि इसके पास फॉस्फेट ऑलरेडी पहले से है और इसने एक फॉस्फेट अपना ऐड कर दिया 5' में। ऐसा नहीं होता है। ये एंजाइम ये कहीं से तो फॉस्फेट को एक्सट्रैक्ट करेगा, राइट। तो ये क्या करेगा, जो हमारा एटीपी है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, अब नाम से पता चल रहा है कि एटीपी में हमारे पास 3 फॉस्फेट होते हैं, अल्फा, बीटा एंड गामा। तो जो गामा पोजीशन में जो फॉस्फेट ग्रुप है, ये उस फॉस्फेट ग्रुप को वहाँ से लेके एंड देन 5' के एंड में ऐड कर देगा। अब इसने जो एटीपी है, जो गामा पोजीशन से जो इसने फॉस्फेट ग्रुप लिया, वो ऐड कर देगा 5' हाइड्रोक्सिल टर्मिनस में। यानी कि टर्मिनस मतलब जो 5' एंड है, जो न्यूक्लियोटाइड का जो एंड है, और 5' हाइड्रोक्सिल यानी कि 5' OH। तो जिस न्यूक्लियोटाइड में, अब आपको पता होगा नॉर्मली न्यूक्लियोटाइड में 5' और 3' एंड होता है, तो 5' एंड में हमारे पास फॉस्फेट ग्रुप होता है एंड 3' एंड में हमारे पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है। बट जिन केस में 5' के एंड में हमारे पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, ये वहाँ पे गामा पोजीशन, एटीपी का जो गामा पोजीशन है उसमें से हमारा एक फॉस्फेट लेके यहाँ पे ऐड कर देगा। अब देखो, ये एंजाइम क्या करता है, ये 2 रिएक्शंस में पार्टिसिपेट करता है। पहला रिएक्शन है जिसको हम कहते हैं फॉरवर्ड रिएक्शन एंड दूसरा रिएक्शन है जिसे हम कहते हैं एक्सचेंज रिएक्शन। अब देखो कि फॉरवर्ड रिएक्शन में होता क्या है। ये है हमारा फॉरवर्ड रिएक्शन। यहाँ पे देखो, ये एक न्यूक्लियोटाइड है, 5' OH है एंड यहाँ पे 3' OH है। तो ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड काइनेज एंजाइम ये क्या करेगा, ये एटीपी से एटीपी को एडीपी में कन्वर्ट करेगा। यानी कि इस एटीपी में हमारे पास है 3 फॉस्फेट एंड इस एडीपी में हमारे पास है 2 फॉस्फेट। यानी कि एक फॉस्फेट कम गया। वो फॉस्फेट कहाँ गया, वो फॉस्फेट इसने या एटीपी से लेके यहाँ पे ऐड कर दिया और एटीपी को एडीपी में कन्वर्ट कर दिया। यानी कि अब यहाँ पे सिर्फ 2 फॉस्फेट प्रेजेंट है एंड फॉस्फेट ये कहाँ से लेगा, गामा वाला पोजीशन में। यानी कि हमारे पास ये एटीपी में हमारे पास 3 फॉस्फेट होता है, ये है अल्फा, ये है बीटा और ये है गामा। तो ये वाला जो फॉस्फेट है इसको ऐड कर देगा। ये है हमारा फॉरवर्ड रिएक्शन। अब एक और रिएक्शन है जिसे हम कहते हैं एक्सचेंज रिएक्शन। ये है हमारा एक्सचेंज रिएक्शन। इसमें क्या होता है, देखो, इसमें हमारे पास नॉर्मल न्यूक्लियोटाइड है, इसमें OH नहीं है, ये ध्यान रखना। यहाँ पे 5' में OH नहीं है, यहाँ पे ऑलरेडी फॉस्फेट प्रेजेंट है एंड यहाँ पे 3' में हमारा OH है। तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड काइनेज क्या करेगा, अभी एटीपी नहीं यूज़ करेगा, एडीपी यूज़ करेगा। यानी कि एडीपी यानी कि इसके पास हमारा 2 फॉस्फेट है, इसके पास 3 है। तो इसने क्या किया, ये यहाँ से एक फॉस्फेट लेके इस एडीपी में ऐड कर दिया। तो ये एडीपी जहाँ पे हमारा 2 फॉस्फेट प्रेजेंट था, वहाँ पे अब एक एक्स्ट्रा फॉस्फेट प्रेजेंट है, यानी कि टोटल 3 फॉस्फेट प्रेजेंट है। तो ये हमारा एडीपी जो है ये एटीपी में कन्वर्ट हो गया। उसके बाद क्या करेगा, ये देखो, यहाँ से इसने फॉस्फेट हटाया तो ये हमारा 5' OH हो गया और ये तो वैसा ही सेम रहेगा 3' OH। ये हमारा बन गया 5' OH क्योंकि ये फॉस्फेट इसने हटा दिया यहाँ से।
उसके बाद ये क्या करेगा, उसके बाद ये पहला वाला जो रिएक्शन था ये सेम वैसे कंटिन्यू करेगा। यहाँ पे ये क्या करेगा, वापस एटीपी को यूज़ करके एडीपी में कन्वर्ट करेगा, यानी कि एक फॉस्फेट यहाँ पे कम गया और ये फॉस्फेट जो है ये यहाँ पे आ गया। तो इस रिएक्शन में क्या हो रहा है कि सबसे पहले हम एक डीएनए को, ये जो स्ट्रैंड है न्यूक्लियोटाइड का, ये डीएनए भी हो सकता है, आरएनए भी हो सकता है। तो हम सबसे पहले डीएनए या फिर आरएनए को डीफॉस्फोराइलेट कर रहे हैं, यानी कि फॉस्फेट ग्रुप हटा रहे हैं। एंड नेक्स्ट स्टेप में हम वापस से उसको फॉस्फोराइलेट कर रहे हैं, यानी कि फॉस्फेट ग्रुप ऐड कर रहे हैं। अब आप सोच रहे होगे कि ऐसा करने का मतलब क्या हुआ, यानी कि हम पहले फॉस्फेट ग्रुप हटाए, उसके बाद वापस से ऐड किए, तो हम हटाए ही क्यों सबसे फर्स्ट प्लेस में, कि हमने फॉस्फेट ग्रुप को हटाया ही क्यों जब हमें वापस से ऐड करना था। तो ये जो एक्सचेंज रिएक्शन है ये कब कैरी आउट होता है, जब हमें एक लेबल्ड फॉस्फेट ऐड करना है। सपोज मान लो कि ये जो फॉस्फेट ग्रुप है इसको आपको लेबल करना है, ठीक है, बट ये तो हमारा लेबल फॉस्फेट नहीं है, बट आपको इसमें लेबल फॉस्फेट ऐड करना है। तो हम क्या करेंगे, इसको पहले हमें डीफॉस्फोराइलेट करना होगा, ये फॉस्फेट ग्रुप को हटाना होगा। हटा देने के बाद जो हम नया फॉस्फेट ऐड करेंगे वो हमारा लेबल्ड होगा, ये 5' ये जो हमारा फॉस्फेट है ये हमारा लेबल्ड फॉस्फेट है। तो ये एक्सचेंज रिएक्शन हम लेबल्ड फॉस्फेट ऐड करने के लिए कैरी आउट करते हैं। अब हम इस एंजाइम के जो एप्लीकेशंस हैं उसे देखते हैं। तो इस एंजाइम के बेसिकली 3 एप्लीकेशंस हैं। सबसे पहला तो होता है कि हम इस एंजाइम को लेबल करने के काम में यूज़ कर सकते हैं, यानी कि जो एक्सचेंज रिएक्शन है, फॉर एग्जांपल जैसे कि ये जो लेबल फॉस्फेट हो गया, ये जो डीएनए और आरएनए अभी लेबल्ड हो गया 5' फॉस्फेट के एंड में, तो इसे हम एज अ प्रोब यूज़ कर सकते हैं कोई भी हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक में। अगर आपको किसी डीएनए या फिर आरएनए को लेबल करना है तो हम इस एंजाइम का यूज़ करते हैं, एज अ प्रोब यूज़ कर सकते हैं आप। और सिक्वेंसिंग में भी ये काफ़ी हेल्प करता है। अगर आपको सिक्वेंसिंग करना है तो आपके पास तो लेबल है ही, लेबल्ड फॉस्फेट डीएनए या फिर आरएनए वो लेबल है ही, उसको आप सिक्वेंसिंग करने में यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।